नमस्कार। आज स्पीक इजी के इस नए सेशन में मैं गणेश जोशी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी की वंदना करता हूं। आज का जो विषय है वो एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं कि एक बड़ी समस्या आजकल ग्लोबली चल रही है। जिस क्षेत्र में मैं रहता हूं और जितना आसपास मुझे घूमने का अवसर मिलता है, वहाँ पे एक बात बड़ी निकल के सामने आ रही है। वह यह है कि हमारा बच्चा तो हमारी सुनता ही नहीं है। बड़ी व्यापक समस्या है। इवन छोटे छोटे बच्चे कक्षा 1 में 2 में पढ़ने वाली बच्चों की माताएं और जनरली पिता की भूमिका तो व्यावसायिक ज़्यादा होती है। वो कहीं ना कहीं किसी रोजगार में संलग्न होते हैं, तो उतना समय उनको बच्चों के लिए नहीं मिल पाता और जो सारा का सारा जो घर बेस्ड होता है वो महिलाओं की देखरेख में चलता है। ऐसा सामान्यतः भारत की पारिवारिक व्यवस्था है। तो सारी माँओं की एक बड़ी शिकायत रहती है कि साहब हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुनता। तो मुझे बड़ा आश्चर्य भी होता है कि अगर बच्चा हमारी बात नहीं सुन रहा है तो दूसरे की क्या सुनेगा। अगर किसी को ये कहा जाए कि नहीं दूसरे की बात वो सुनेगा, तो ये व्यवहारिक दृष्टिकोण से बहुत सही नहीं लगता। लेकिन आज जितनी भी मैं कभी किसी स्कूल्स में भी जाता हूँ और अपने चारों तरफ देखता हूँ, तो ये कॉमन कंप्लेन, कॉमन शिकायत सभी माताओं की रहती है। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा चाइल्ड साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, बाल मनोविज्ञान को समझना पड़ेगा कि आखिर ये प्रश्न कितना व्यवहारिक है। इसको हमें समझ के ही हमें इस प्रश्न का उत्तर मिल पाएगा। अन्यथा हम कितना भी प्रयास करें, इस प्रश्न का उत्तर कहीं नहीं मिलेगा और स्कूल और घर इन दोनों के बीच में बच्चे का समुचित विकास संभव बिल्कुल भी नहीं होगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बच्चे का जो मनोविज्ञान होता है वो ये होता है कि 0 से लेकर 6 महीने तक, अर्थात जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर 6 महीने तक बच्चे को अपने स्व का बोध भी नहीं होता है। बच्चे को ये नहीं पता होता है कि मेरा कोई एग्जिस्टेंस है, मैं यहाँ हूँ, ऐसा उसके समझ में नहीं आता है। वो सिर्फ चारों तरफ के वातावरण को थोड़ा बहुत देख समझ लेता है, लेकिन उसे अपने होने का तक का भी बोध इस अवधि में बिल्कुल नहीं होता। अगली जो अवस्था आती है 6 से लेकर 3 वर्ष तक। 6 से लेकर 3 वर्ष तक बालक का थोड़ा थोड़ा बौद्धिक विकास शुरू हो जाता है और वहाँ बच्चा कुछ कुछ चीज़ें देख के समझने की कोशिश भी करता है और वह उस दौर में वो अपने बोलने की कला का भी विकास करता है। इस अवस्था में 0 से 3 वर्ष तक ज़्यादातर संभावना ये होती है कि बच्चे कहीं ना कहीं अपने घर के परिवेश में ही पलते पोसते हैं और कभी कभी अगर उनको बाहर जाना भी होता है तो किसी केयरटेकर को लेके बाहर निकलते हैं और वहाँ पर जो भी थोड़ा बहुत समय बिताते हैं उसमें बहुत थोड़ी बहुत चीज़ें वो सीख पाते होंगे। और यूँ कहा जा सकता है कि 0 से लेकर 3 वर्ष तक बच्चा पूरी तरीके से अपने परिवार परिवेश जो उसको उपलब्ध हो रहा है, परिवेश उस समय तक व्यापक शब्द में परिवेश का प्रयोग नहीं किया जा सकता। परिवेश का मतलब है अब वो जितने लोगों के संपर्क में आ पाता है उस दौरान मैक्सिमम, अगर कोई आजकल ज़्यादातर एकल परिवार की व्यवस्था है तो अपने माँ बाप और उसके जो भाई बहन हैं उसके संपर्क में आने की संभावना है। यदि कोई संयुक्त परिवार है तो दादा दादी चाचा चाची के संपर्क में आने की संभावना है और बड़ा मुश्किल से कभी कभी अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ संपर्क में आने की संभावना है। लेकिन चूंकि वो अन्य लोगों के साथ रेगुलर संपर्क में नहीं रहेगा, इसलिए ज़्यादातर उसकी पर्सनैलिटी में जो भी इम्पैक्ट पड़ेगा वो उसके घर परिवार का पड़ेगा। इसलिए अक्सर ये कहा जाता है कि परिवार प्रथम पाठशाला होती है। ये केवल शाब्दिक रूप में नहीं है, इसके वैज्ञानिक तर्क हैं कि कैसे परिवार पहली पाठशाला होता है। 3 वर्ष के बाद बालक इस अवस्था में आ जाता है कि वो आजकल जो ट्रेंड है उसमें हम लोग उसको प्री प्राइमरी स्कूल्स में भेजने लगते हैं। बच्चा स्कूल की तरफ जाने लगता है और वो कहीं ना कहीं फिर अपने बच्चों के साथ, अपने शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ भी इंटरेक्ट करता है और वहाँ से भी कुछ ना कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत पिक करता है। लेकिन उसके बावजूद 0 से 6 वर्ष तक, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि 0 से लगभग 12 वर्ष तक, कभी 12 वर्ष भी हो सकता है, कहीं पे 13 वर्ष हो सकता है, 12 से 13 वर्ष की ऐसी अवस्थाएं होती हैं जहाँ पर बच्चा बाल्यावस्था से अपनी बाल्यावस्था के परिवेश को छोड़कर दूसरी अवस्था की ओर चलता है। उसको हम लोग कहते हैं किशोरावस्था। अब इस दौरान 0 से 3 वर्ष तक का एक पीरियड था और 3 से लेकर 12 वर्ष तक का जो पीरियड था, यहाँ पे बच्चा पूरी तरीके से अपने माँ बाप से अटैच्ड होता है
और इवन स्कूल में या बाहर होने वाली हर घटनाओं को हूबहू अपने माता पिता को आके व्यक्त करता है, उन्हें बताता है कि आज मेरे साथ फला फला घटनाएं हुई और मैंने आज ये किया वो किया। इवन वो ये भी नहीं जानता कि कौन सी घटना अच्छी और कौन सी बुरी थी, वो उसका शाब्दिक वर्णन कर देता है, उसके भावार्थ पे नहीं जाता, शब्दार्थ वो बताने की कोशिश करता है। 12 वर्ष का जो ये समय है, इस दौरान ये समय बच्चे के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है और इसमें से भी जो 0 से लेकर 6 वर्ष तक का समय, यानी कि 6 माह के बाद जो समय शुरू होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है जहां पर पूरी की पूरी भूमिका परिवार की होती है। और यूं कहा जाए, वर्ड्सवर्थ ने एक वाक्य कहा था कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। मैं वो वाक्य को कई बार समझने का प्रयास करता हूं तो मुझे अब समझ में आया कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन वर्ड्सवर्थ ने क्यों कहा होगा। तो ये जो 0 से लेकर 6 वर्ष तक की जो अवस्था है, इसमें बच्चे के मन में जो भी संस्कार या जो भी प्रभाव हम डालने की चेष्टा करते हैं, वो डाल के नहीं आते, वो हमको यूं कहा जाए कि वो कॉपी करता है। वो आप किसी बच्चे से कितना ही कह लीजिए कि तू ये मत कर, तू वो मत कर, तुझे ये करना चाहिए, तुझे वो करना चाहिए, कोई सुनने वाला नहीं है। बच्चा सीखेगा कैसे? बच्चा सीखेगा आपका अनुसरण करके। आप क्या कर रहे हैं, आपके दिनचर्या क्या है, आपकी हॉबीज क्या है, और उन्हीं सभी हॉबीज को वो अवश्य ही पिक करेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। कई बार हम लोग बड़े हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं कि जैसे हमने कहा, एक बच्चे को हमने सिखाना है कि सुबह जल्दी उठना है, तो हम लाख उसको कहें कि तुम्हें सुबह जल्दी उठना है, तुम्हें सुबह जल्दी उठना है, बच्चा हमारी सुनेगा नहीं, उसको कुछ समझ में आने वाला है नहीं उसका। अब आप कहेंगे कि साहब तो इसका मतलब बच्चे को हम सुबह उठाने की कोशिश ही ना करें, तो मैंने ये नहीं कहा। मेरा अभिप्राय ये है कि बच्चे को सुबह उठाने के लिए आपको प्रैक्टिकल तरीके को अपनाना पड़ेगा। यदि आपके बच्चे को आपने 5 बजे उठाना है तो आपको लगभग 4 सवा 4 बजे उठना पड़ेगा। आप 4 सवा 4 बजे जैसे ही उठेंगे और आप नहा धो के जब अपने बच्चों को उठाने का प्रयास करेंगे तो आपका बच्चा स्वतः उठ जाएगा, उसे लगेगा कि ये हमारे रूटीन का अंग है। और अगर मान लिया जाए किसी कारणवश कोई बच्चे सुबह नहीं उठ पा रहे हैं और आपका रूटीन नियमित रूप से यही है, माँ पिता या जो बड़े लोग हैं, अगर उनकी दिनचर्या, अगर किसी की बड़ी बहन है, उसका अनुशासन, मान लीजिए कि आज की जो व्यवस्था है 4 लोगों का परिवार है, एकल परिवार की भूमिका की मैं बात कर रहा हूँ, अधिकांशतः एकल परिवार का ही कंसेप्ट विकसित हो चुका है। अगर माता पिता और उसका बड़ा भाई या बड़ी बहन इस सिस्टम में है कि वो 4, साढ़े 4 या 5 बजे के जो निश्चित समय में उठ के अपनी दैनिक दिनचर्या को शुरू कर लेते हैं, तो आपके घर में जो चौथा मेंबर होगा, छोटा, या वो अगर नहीं भी उठे शुरू के 8-10 वर्ष, तो अंततोगत्ता वो स्थिति में जरूर आएगा कि वो सुबह जरूर उठेगा, क्योंकि वो संस्कार के रूप में उसमें रोपित कर दिया जाए। दूसरी बात, हम लोग ये कहते हैं कि हमने कहा कि साहब हमारा बच्चा तो पढ़ता ही नहीं, हम कई बार उसको मोटिवेट करते हैं कि बेटा पढ़ो, हम उसको उदाहरण भी देते हैं कि हमको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, हमने नहीं पढ़ा तो हमारी स्थिति ये हो गई, तुम्हें पढ़ना लिखना चाहिए। ये भी कुछ ऐसा ही है। वहाँ पर भी क्या होता है कि हम बच्चे को पढ़ने की हिदायत कैसे देते हैं, हम तो मोबाइल में लगे हुए हैं, हम टीवी देख रहे हैं और हमने कहा कि बेटा तुमको पढ़ना है, तुम उस कमरे में चले जाओ, मैं टीवी देख रही हूँ, या मैं टीवी देख रहा हूँ, या मोबाइल में मैं काम कर रहा हूँ। तो बच्चे को ये लगता है कि यार ये खुद तो कुछ पढ़ता नहीं। वो ये नहीं मानता कि पढ़ने की एज जो है वो बचपन होती है, उसको ये समझ में नहीं आता। उसको समझ में ये आता कि ये खुद तो पढ़ता है नहीं, कुछ ऐसे पढ़ाई लिखाई का कोई काम न मेरी माँ करती है न मेरे पिताजी करते हैं, और मुझे ये कहते हैं कि पढ़ो पढ़ो। अब मैं आपसे ये तो नहीं कह सकता कि आप भी पढ़िए, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। आपने अपने बच्चे को बिठाया, आप सारे गैजेट्स को बंद कर दीजिए, मोबाइल टीवीज को बंद कर दीजिए, सारी एक्टिविटीज को बंद कर दीजिए। और अगर आपको पढ़ना आता है तो आप, मोस्टली आजकल जो पेरेंट्स हैं सबको पढ़ना लिखना आता है, तो आप कोई कहानी की किताब उठा लीजिए, आप कोई किसी भी ऐसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो आपको अच्छा लगता हो उसको उठा के पढ़ना शुरू कीजिए। अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, नहीं पढ़ सकते हैं तो आप प्रिटेंड करिए कि आप पढ़ रहे हैं, कुछ मत करिए, आप बैठे रहिए और पन्नों को पलटते रहिए। आपका दिमाग कहाँ है कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ते रहिए। जरूरी नहीं कि आप बच्चे के साथ ही पढ़ें, बच्चा खेल रहा है तब आप ये काम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि उस समय आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य है तो आप कभी कभी बच्चे के सामने ये प्रेजेंटेशन लाए कि मैं भी पढ़ती हूं, मैं भी पढ़ता हूं, मैं भी कुछ सीखता हूं, मैं भी कुछ सीखती हूं। ऐसा अगर वातावरण हमने क्रिएट कर दिया तो बिना प्रयास के ही वो बच्चा धीरे धीरे मोटिवेट हो जाएगा। सारी बातों का सार संक्षेप ये है कि जो बाल्यावस्था होती है, उस बाल्यावस्था में बच्चे के रोल मॉडल उसके पेरेंट्स और घर में रहने वाले दादा दादी होते हैं। और इनकी दिनचर्या को बच्चा
कॉपी कर लेता है, या यूं कहा जाए कि ये दिनचर्या, ये हर प्रकार के क्रियाकलाप बच्चे के जीवन में संस्कारों के रूप में रोपित हो जाते हैं। जो हम लोग अक्सर कहते हैं कि हमने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं, स्कूल के अंदर भी टैगलाइन चलती है कि संस्कार से जुड़ी हुई शिक्षा, इस तरह की कई चीजें हम लोग आज वर्तमान समाज में कर रहे हैं। तो 0 से लेकर 12 वर्ष तक का ये सारा विश्लेषण, कैसे हम इस बात को अपने बच्चों को समझा सकते हैं, इसके संदर्भ में मैंने छोटी चर्चा आपसे की। और कभी भी इस बात को लेकर आप बच्चों के सामने ये चर्चा ना करें कि मेरा बेटा मेरी नहीं सुनता। उससे ये होगा, उसके नेगेटिव माइंड में, उसके माइंड में एक नेगेटिव भाव आएगा कि मैं सुनता नहीं हूं, और उसको ये लगेगा कि मेरी प्रवृत्ति जो है न सुनने वाले की है, और धीरे धीरे उसकी यह प्रवृत्ति उसके भीतर इतनी प्रगाढ़ हो जाएगी कि वो आगे चल के ना अपने टीचर्स की सुनेगा, न किसी की सुनेगा। फिर आपको बड़ा दुख होगा, आपके पास अपने सिर पे हाथ रख के रोने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं होगा। खैर, अगली जो स्थिति है वह है 12 से लेकर 19 वर्ष या 13 से लेकर 19 वर्ष। ये बड़े महत्व की स्थिति होती है। इस 13 से लेकर 19 वर्ष के भीतर, जैसा कि मैंने कहा कि 0 से लेकर 6 वर्ष तक बच्चे के संस्कार, उसके मूल्य, उसकी दिनचर्या से संबंधित चीजें, उसके आदत व्यवहार को हम लोग निर्मित करते हैं। और 13 से 19 वर्ष के भीतर बच्चे के अंदर कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जहां पर वो थोड़ा सा माँ बाप से दूरी बनाने लगता है। दूरी का अभिप्राय ये नहीं है कि वो घर पे रहना छोड़ देगा, वहां पर यह स्थिति आती है कि उसका एक अपना सर्कल डेवलप होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड सर्कल। और आप कभी चाहे तो ये प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप 13-14 साल का आपका बच्चा है, उसका कोई मित्र है, उसकी कभी आप आलोचना करें तो वो बिल्कुल आपके सामने बागी की तरह रिएक्ट करेगा कि आपने मेरे मित्र को ऐसा कैसे कह दिया, आपने मेरे दोस्त के बारे में ऐसा कैसे कह दिया। जिन पेरेंट्स के बच्चे बड़े हो गए हैं वो भी अगर अपने पिछले दौर में जाएंगे तो वो पाएंगे कि वाकई में ऐसा हुआ था। इससे कोई बच नहीं सकता, क्योंकि ये मनुष्य का मनोविज्ञान है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। ये तो एक किस्म से प्रकृति का नियम है जिससे कोई बच नहीं सकता। अब ये जो 12 से 19 वर्ष की अवस्था है, यहाँ पे चूंकि उन पे बच्चों पे अपने यार दोस्तों का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, और इस समय बच्चे का जो स्वभाव होता है वो रिबेल नेचर का होता है। रिबेल का मतलब किसी चीज का प्रतिरोध करने का होता है। अगर हमने कहा बेटा सुबह उठना है तो वो कहेगा क्यों उठना है। अगर हमने कहा बेटा पढ़ाई लिखाई कर लो तो वो कहेगा बहुत कर ली मैंने, क्यों करना है मैंने। यानी कि वो उसके पास कुतर्क को गढ़ने का की एक क्षमता विकसित हो जाती है और वो कुतर्क की ओर बढ़ने लगता है। आप जो भी उसे बताएंगे उसकी कोशिश ये होगी कि वो उसका अपोजिट करे। तो अभी कभी कभी हम प्रयोगात्मक करते हैं। मैं परिवार में, मैं खुद एक भाई मैंने कहा बच्चे बेटा पढ़ लो, उसने कहा मुझे नहीं पढ़ा, तो मैं उससे कहता कोई बात नहीं, मत पढ़ो, सारी किताब कॉपियों को भेज दो, एक काम करो स्कूल भी बंद कर दो और कल से घर के काम सीखो, घर गृहस्थी के काम में लग जाओ। तो बच्चे का फिर मन क्या होगा, वो तुरंत स्ट्राइक करेगा कि नहीं मुझे तो पढ़ना है। ये मानव मन का स्वभाव है, बच्चों की साइकोलॉजी ऐसे ही विकसित होती है। तो 13 से लेकर 19 वर्ष तक बच्चों की दो संभावनाएं होती हैं। इस अवस्था में बच्चा या तो अपने सर्वांगीण विकास की ओर बढ़ सकता है, या अगर किसी को सही गाइडलाइंस ना मिल पाए या किसी का सही मार्गदर्शन ना हो पाए तो संभावना है कि वो बिखर भी सकता है। ये वो अवस्था होती है कि वो चोट खा के एक पत्थर जो है वो कंकड़ हो गया और चोट खाकर एक पत्थर संकर हो गया। ये वो अवस्था है जहां पे आप या तो कंकड़ हो सकते हैं या तो आप संकर हो सकते हैं। शंकर जी की मूर्ति बनाने के लिए भी सामान्य पत्थर का प्रयोग किया जाता है। जिस पत्थर पे चोट सहने की क्षमता होती है वो मूर्ति का रूप ले लेती है, और जो पत्थर चोट नहीं सह पाता वो बिखर जाता है, कंकड़ों में टूट जाता है। तो इस अवस्था में हमें बच्चों को बड़ी समझदारी से हैंडल करने की आवश्यकता है। और यहाँ पे हमें बच्चों को कई बार हम लोग क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि हम बहुत प्रेशर से बच्चे को ठीक कर लेंगे, तो ये भी संभव नहीं है, क्योंकि हम किसी को दबाव से या प्रेशर से बहुत लंबे समय तक अपने अधीन रख नहीं सकते। कई लोगों को लगता है कि हम केवल प्रेम से, यानी कि उसको हमेशा प्यार से ही बात करें, उसकी हर बात को स्वीकार लें, उसको सारी चीज़ों को एक्सेप्टेंस दे दें तो उसके मन का होता रहेगा, तो वो सही डायरेक्शन पे जाएगा। तो ऐसा है नहीं, क्योंकि इसमें हमको बैलेंस की आवश्यकता होती है। क्योंकि बैलेंस अगर हमारे जीवन में नहीं होगा तो दोनों स्थितियों में नकारात्मक प्रभाव आ सकते हैं। कई लोगों का मानना यह है कि भाई हमारी जो है समाज की एक धारणा यह है कि अगर विपरीत परिस्थितियां होंगी, अपोजिट सर्कमस्टांसेज होंगे, यानी कि किसी के घर में बड़ा अभाव है तो वो बच्चा ठीक हो जाएगा, और किसी के घर में ज़्यादा संसाधन है तो वो बच्चा अवश्य ही दूसरी तरफ चला जाएगा, गलत रास्तों में चला जाएगा।
ऐसा कोई सटीक फार्मूला मेरी समझ में तो नहीं आया, क्योंकि मैं अपने चारों तरफ के परिवेश में मैंने ये देखा कि कई ऐसे परिवार भी हैं जिनके घर में बड़ी स्थिति खराब थी, उनकी 3 पीढ़ियों से बढ़िया स्थिति नहीं थी, उनके माँ पिता की स्थिति भी बढ़िया नहीं थी, उसके बावजूद उनके बच्चे अच्छे मार्ग से भटक गए और कोई बड़ा काम नहीं कर पाए, बड़ा तो क्या सामान्य काम भी नहीं कर पाए। और कई ऐसे परिवार भी देखे मैंने जिनके पास बैकग्राउंड के रूप में बहुत ठीक ठाक था और उनके बच्चों ने काफ़ी डेवलपमेंट किया। तो ये कोई परिभाषा उतनी सटीक नहीं लगती मुझे कि अगर आपके पास ज़्यादा संसाधन है तो आपके बर्बाद होने की या आपके बच्चों के पथभ्रष्ट होने की संभावना ज़्यादा होगी। ऐसा कोई सटीक फार्मूला नहीं है। फार्मूला ये है कि 12 से लेकर 19 वर्ष तक हमने किस प्रकार से उनको उनकी टेक केयर की है, किस प्रकार से उनको संभालने का प्रयास किया है। यानी कि ये अवस्था वो अवस्था होती है जब एक पौधा अपनी जड़ को पकड़ चुका होता है, अब वो वृक्ष बनने की ओर अग्रसर होता है। और यदि 12 से लेकर 19 वर्ष की अवस्था तक, यानी कि 13 से 19 या जो भी टाइम स्पेन आप मानते हैं, इस समय अगर हमने अपने बच्चों को बचा लिया तो उसके बाद संभावना यह है कि उसके कॉलेज लाइफ में उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला नहीं है। वो अपने उसी संस्कारों को, उन्हीं मूल्यों को, उन्हीं फाउंडेशंस को जो आपने दी है उसमें ही कोई बड़ी इमारत खड़ी करेगा। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ना आ जाए। प्रोफेशनल लाइफ में आने के बाद हो सकता है कि अपनी प्रोफेशनल जरूरतों के हिसाब से वो कुछ आमूल चूल परिवर्तन अपने भीतर करेगा, लेकिन उसकी मूल प्रवृत्ति जो होगी वो तब तक डिजाइन हो चुकी होगी। इसलिए भारत की जो व्यवस्था थी, पुरानी जो गुरुकुल व्यवस्था थी, वहां पे 0 से 25 वर्ष का जो काल था, यानी कि 0 से तो नहीं कहूंगा, 3, 4, 5, 6 वर्ष के बाद से 6 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक का जो काल था, उसको हमने जो है अध्ययन के लिए निश्चित किया था। उस समय बच्चा समाज परिवेश से दूर वनों में अपना समय बिताता था, गुरु के सानिध्य में रहता था। और इवन राजा महाराजाओं के बच्चे भी जो थे वो छोटे छोटे काम करते थे, आश्रम में लकड़ियां लाते थे, आश्रम में सारे कामों में सहभागिता निभाते थे। उससे एक तो उनके भीतर साहचर्य का विकास होता था और साथ ही साथ उनको काम के प्रति सम्मान की भावना आती थी। काम के प्रति सम्मान की भावना का एक उदाहरण और मैं देना चाहूंगा। भारत एक ऐसा देश है जहां पर बच्चों को हम 25, 30 वर्ष तक, 35 वर्ष तक अपने घर में बाप अपने कंधों पे बिठाए रखते हैं और हम उनको तमाम तरह की चीज़ों के लिए, पढ़ाई के नाम पे या तमाम तरह की प्रिपरेशंस के नाम पे, या अगर वो नालायक भी है तो हम कहते हैं कि चलो कुछ कर लेगा साहब, अभी क्या करे बेटा, कुछ करता नहीं, इसकी देखरेख करने की जिम्मेदारी तो हमारी ही है। ऐसा केवल भारत के अंदर है। अन्य सारे देशों में, दुनिया में 16 से 17 वर्ष के भीतर बच्चे कुछ न कुछ अपनी जिम्मेदारियों की ओर बढ़ने लगते हैं और उनको जीवन की जरूरतों का जो भान है वो हो जाता है। हम भी उसी दशा में रहे, कुछ लोग, जितने भी हम लोग रहे, कहीं ना कहीं हम लोग भी उसी परिवेश का अंग हैं। अमेरिका के अंदर एक बड़ी घटना है जो मैं उसको उल्लेखित करना चाहता हूं, इस वीडियो के साथ जोड़ना चाहता हूं। अमेरिका में जितने बड़े बड़े फ्लैट्स हैं उसमें रहने वाले, बैंगलोर में जो लोग रहते हैं, उनके नीचे जो कार की पार्किंग होती है, उन कारों की सफाई के लिए कोई बाहर का व्यक्ति नहीं होता है। उस कार को साफ करने वाले उसी फ्लैट्स में रहने वाले, जिनकी खुद की कई करोड़ों की कारें होती हैं, वो बच्चे उसको साफ करते हैं। केवल अपनी ही नहीं करते, सारे फ्लैट वालों की कारों को साफ करते हैं। मान लीजिए उसमें 100-200 फ्लैट्स का सेट है तो 50-40 बच्चे हैं, तो पर बच्चा 2-4 कारों को साफ करता है। अब आप कहेंगे साहब, अगर हमारे भारत में हमने कह दिया किसी से अगर कि बेटा जाओ, अगर स्कूल के भीतर भी बेटा एक कागज उठा लो, तो पेरेंट्स लड़ने को भी आ जाएगा कि साहब हमने हमारे बच्चे से कागज उठवा लिए, क्या हम कागज उठाने के पैसे देते हैं? वो बच्चे इसलिए कार साफ नहीं करते कि उनको पैसे की आवश्यकता है। उनका मानना यह है कि अगर जब ये छोटा बच्चा बचपन से ही काम की अहमियत को समझेगा और काम से होने वाले रिटर्न को समझने लगेगा, तो कहीं ना कहीं व्यवहार जीवन में ज्यादा प्रभावशाली ढंग से अपने जीवन का यापन कर पाएगा। इसके अलावा जितने भी हॉकर्स होते हैं, अखबार वाले हॉकर्स हैं या जो छोटे हॉकर्स होते हैं, छोटे मोटे सेवाएं देने वाले, वो सारे बच्चे होते हैं। अपने फ्री टाइम में वो लोग एज अ हॉकर काम करते हैं। वो इसलिए नहीं कि उनको पैसे की आवश्यकता है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है वहां पे। हम जितना एक साल में कमाते हैं उससे 10 गुना 20 गुना उनकी प्रति व्यक्ति आय है, हमसे बहुत ज्यादा आय है उन लोगों की। उनको कोई आवश्यकता नहीं है उस पैसे की, लेकिन उससे होता यह है कि वो बच्चा एक जिम्मेदार बच्चा बनता है और जब वो बच्चा बड़ा होता है तो एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में समाज के साथ जुड़ता है। ऐसा ही जापान के पाठ्यक्रम में भी है। जापान के पाठ्यक्रम में शुरू के 10 वर्षों में बच्चों को कुछ नहीं सिखाया जाता। बच्चों को सिर्फ भाषाई दक्षता सिखाई जाती है और सामाजिक मूल्यों का और राष्ट्रीय मूल्यों का कैसे सम्मान होगा यह सिखाया जाता है। और जापान के अंदर बड़े मजे की बात है कि किसी भी ऑफिस में कोई 4th क्लास का कर्मचारी नहीं होता। स्कूल के अंदर कोई सफाई कर्मचारी नहीं होता।
जो बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं, जिस भी कक्षा के बच्चे हैं, उस कक्षा के बच्चे स्वयं और उसके पढ़ाने वाले टीचर्स, जो उसकी मेन टीचर हों, जितने भी लोग, वो सब मिलके अपने पूरे उस क्लासरूम को साफ करना, उसकी सारी व्यवस्थाओं को सुचारू करना, ये बच्चों के साथ टीचर्स खुद मिलके करते हैं। अब आप कहेंगे कि साहब इससे क्या लाभ हुआ? इससे लाभ ये हुआ कि छोटी छोटी चीजें करने से एक तो हमारे भीतर जिम्मेदारी का विकास हो, और जिम्मेदारी आने से क्या हुआ कि हम कहीं ना कहीं काम से बचने की अपेक्षा काम को करने के लिए आगे बढ़ने की एक मानसिकता का विकास कर पाते हैं। साथ ही साथ एक बड़ी घटना होती है जो मैं ऐड ऑन करना चाहता हूं। हमारे परिवेश में क्या होता है, मान लिया जाए आप एक बढ़िया चाय का कप का सेट ले आए, जिसका मूल्य 1500 रुपये कुछ भी हो सकता है, वो आपकी पॉकेट के हिसाब से हो सकता है। आप वो कप का सेट ले आए और आपने ये कहा, आपने कहा या पत्नी ने कहा, पत्नी तो जब संभव तो नहीं कहेगी, संभावना बनती है कि पति इस बात को कह सकता है, वो ये कहेगा कि बेटा एक काम करो, वो जो नया वाला कप आया है उस पर तुम चाय डाल के ले आओ। तो उतने में क्या होगा साहब, संभावना तो ये भी है कि भारत के 40% पुरुष भी इसी मानसिकता को रखते होंगे, 40 से 50%, 50% अपवाद हो सकते हैं, लेकिन महिलाओं में 100% संभावना ये है, वो ये कहेंगी कि अरे वो कप तो बड़े महंगे हैं, उसमें चाय डाल के लाएगा तो हो सकता है कि वो टूट जाए। अब आप कहेंगे साहब इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि उस बच्चे के भीतर आत्मविश्वास की कमी पैदा होना शुरू हो जाएगी। वो ये मानने लगेगा कि जब भी मैं कोई काम करूंगा तो वो गलत ही होना है। अब आप इसको आप ऐसे समझे, अगर आपने उसको अवसर दिया कि वो चाय या पानी उस ग्लास या कप में डाल के ले आ रहा है, जो अभी अभी एक हफ्ते पहले आपने खरीदा था बड़े चाव से, आपके मन को बड़ा भाया, आपने अच्छा खासा धन भी व्यय किया उसके लिए। अगर उस ग्लास में वो पानी भर के पूरा आप तक ले आया तो क्या होगा कि उसके आत्मविश्वास में बड़ी वृद्धि हो जाएगी और अगली बार वो उस काम को और सतर्कता के साथ और बढ़िया तरीके से कर पाएगा। यदि वो ग्लास टूट गया तो संभव है कि आपके 100, 50, 200, 400 रुपए का नुकसान हो जाए। और अगर आपने उसको नहीं डांटा, अगर आपने उसको उस समय डांटा नहीं कि तुमने 400 रुपए का ग्लास तोड़ दिया, कई तरह की बातें नेगेटिविटी की ओर नहीं ले गए, तो क्या होगा कि संभावना है कि इस बार वो ग्लास तोड़ के लाया, लेकिन अगली बार उसको ये ध्यान होगा कि यार पिछली बार मुझसे ये गलती हो गई थी, ग्लास टूट गया था, इस बार मैं इस ग्लास को सही ढंग से ले जाता हूं। इन दोनों ही परिस्थिति में आप खोएंगे कुछ नहीं, लेकिन पाने के लिए आपके पास बहुत सी चीजें होंगी। मेरा खुद का अनुभव है, मेरे पिताजी अक्सर हम लोगों को मुझे ध्यान आता है, मेरे परिवार में एक व्यवस्था थी। जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी अक्सर बाजार में सब्जी लेने के लिए मुझे भेजा करते थे, 10-20 रुपए देके, और मैं सब्जी ले आया करता था। तो कई बार मैं बैगन सही नहीं लाता था या कोई सब्जी, तो वो कभी ये नहीं कहते थे कि तू ये गलत ले आया। उन्होंने मुझे ये कहा कि बेटा देखो, बैगन पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बैगन जिसमें सुराख होता है उसमें कीड़े होने की संभावना होती है। और जैसे ही मैं एक एज को पार किया, मैं कर चुका था, उसके बाद उन्होंने ये दायित्व तो मेरे छोटे भाई को दे दिया। तो मुझे लगता है कभी इस विषय पर चर्चा करने का अवसर मुझे मिला नहीं, और अब मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनका दृष्टिकोण बड़ा व्यापक रहा होगा, कहीं ना कहीं उनकी सोच ऐसी वैज्ञानिक रही होगी कि जिससे हमें कहीं ना कहीं बहुत लाभ मिला। साथ ही साथ हम क्या किया करते थे कि उस जमाने में जब पूरे महीने के राशन का बिल 400-500 रुपये होते थे, और लगभग हमारे घर से 1.5-2 किलोमीटर की दूरी में दुकानें हुआ करती थी, और उधर तक वो पैसे लेके महीने के अंत में पहले मुझे और बाद में मेरे छोटे भाई को दे दिया करते थे कि ये 500 रुपये लो और राशन वाले का पेमेंट करके आओ। तो बड़ा द्वंद्व होता था माता जी के साथ कि छोटा बच्चा है, उसको आपने 500 रुपये दे दिए, कहीं गिरा देगा, क्योंकि उस समय 500 रुपये का मतलब आज के लगभग मैं मानता हूँ कि 5-10 लाख से ऊपर की रकम जरूर हो जाएगी। मैं उस समय बात कर रहा हूँ 500 रुपये की, जिस जमाने में हमारे इस खटीमा क्षेत्र में जहाँ वर्तमान में मैं रहता हूँ 200-250 रुपये की 1 बीघा जमीन मिल जाया करती। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि अगर हमने इन छोटी छोटी बातों को अपने पेरेंटिंग टिप्स में शामिल कर लिया, तो हम कहीं ना कहीं उस बच्चे को अच्छा छात्र बना पाए या ना बना पाए, उसको एक अच्छा विद्यार्थी या अच्छा जॉब दिलाने में सहायक हो पाए या ना हो पाए, लेकिन हम उसको एक कुशल और सशक्त नागरिक बनने में जरूर मदद करेंगे। अगर इन सभी चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे तो मैं आशा करता हूं कि हम एक अच्छे पेरेंट्स हो सकते हैं। और आप सबसे भी मैं एक अपेक्षा करता हूं कि आप जब भी अपने बच्चों के संदर्भ में पेरेंटिंग की बात करें तो
ज़्यादातर कोशिश ये करें कि बच्चों की समस्याओं का समाधान आप स्वयं निकालें। अगर आप जब बचपन से ही ये कर रहे हैं कि बच्चे की समस्या यानी कि वो आपकी सुन नहीं रहा है, उसके लिए आप दूसरे पे निर्भर हैं, वो पढ़ नहीं रहा है, उसके लिए आप दूसरे पे निर्भर हैं, तो आपके बच्चे के भीतर भी एक साइकोलॉजी विकसित होगी कि भाई समस्याओं के समाधान स्वयं निकलते नहीं हैं, हमें अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। ये जाने अनजाने आप उनके मस्तिष्क में बिठा देंगे। इन सभी बातों के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।